यहाँ पर हम +2 केमिस्ट्री का सॉल्यूशन चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन को समझने से पहले पहले हमें मिक्सचर, एक तरह से टाइप्स ऑफ मिक्सचर को समझना पड़ेगा, क्योंकि सॉल्यूशन एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है। ठीक है, तो उसे समझने के लिए हम ऐसे कर सकते हैं। मैंने वाटर लिया और मैंने क्या, इसे सोडियम क्लोराइड डाला, ये आपका क्या बन गया, होमोजेनियस मिक्सचर बन गया। क्योंकि आप देखेंगे जो पार्टिकल हैं वाटर में क्या है, कंप्लीटली डिसॉल्व हो चुके हैं, आपको कोई अलग बाउंड्री नहीं दिखेगी। ठीक है, देख पा रहे होंगे आप कि सारे पार्टिकल आपको एक तरह के दिख रहे हैं। लेकिन हम दूसरी तरफ क्या करें, ये ऑयल है, ये वाटर है, अगर हम वाटर में ऑयल डाल देते हैं तो आप ध्यान से यहां देखेंगे, वाटर में ऑयल डालने पे ऑयल आपको अलग दिखेगा, वाटर आपको क्या अलग दिखेगा। दिख रहा होगा भाई, यहाँ पे ऑयल आपको अलग दिख रहा है, वाटर आपको अलग दिख रहा होगा, थोड़ा सा ऊपर की तरफ देखेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हेट्रोजीनियस। तो रिपीट कर रहा हूँ, होमोजीनियस में क्या होगा, पार्टिकल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाते हैं और सारा आपको एक तरह का लगता है। जैसे स्कूल में बच्चे अगर यूनिफॉर्म पहन के आते हैं तो अगर दूर से हम देखते हैं सारे बच्चे कैसे लगते हैं, एक जैसे लगते हैं, तो यूनिफॉर्म हो गया। किसी शादी में जाते हैं, किसी ने कैसे कपड़े पहन रखे हैं, किसी ने कैसे कपड़े पहन रखे हैं, वो नॉन यूनिफॉर्म हो गए। ठीक है, अब हम आते हैं सॉल्यूशन पे। तो जो हमने होमोजीनियस मिक्सचर बनाया था, ये आपका एक तरह से क्या सॉल्यूशन है, क्योंकि इसमें दो कंपोनेंट हैं, कौन कौन से, सोडियम क्लोराइड मीन्स जिसे हम नमक कहते हैं, और वाटर। तो नमक और पानी को जब हमने मिलाया, और ध्यान रखना जब हम कंपोनेंट को मिला रहे हो कैसा बन जाए, होमोजीनियस बन जाए, उसके पार्टिकल कैसे देखें, एक ही तरह के देखें, तो ये आपका क्या हो गया, होमोजीनियस मिक्सचर हो गया। होमोजीनियस है तो ये क्या बन गया, सॉल्यूशन बन गया। अब सॉल्यूशन में होता क्या है, अब हमने वाटर लिया और सॉल्ट लिया, तो ध्यान रखना एक चीज, जो सबसे कम अमाउंट में होता है वो तो होता है सॉल्यूट। ठीक है, और जो ज्यादा अमाउंट में होता है वो होता है सॉल्वेंट, और दोनों को मिलने से क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन बन जाएगा। मीन्स यहाँ पे जो नमक लिया था हमने सोडियम क्लोराइड, वो था सॉल्यूट, क्योंकि हमने कम लिया था, वाटर लिया था ज्यादा, तो वाटर क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया। यहाँ तक क्लियर है। तो ओवरऑल जब इसे बताना चाहें तो सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट होंगे, सॉल्यूट जो कम अमाउंट में होता है, सॉल्वेंट जो ज्यादा अमाउंट में होता है। और अगर सिंपल बताना चाहें, जिसमें मिलाते हैं वो तो होता है सॉल्वेंट, जिसको मिलाते हैं वो होता है सॉल्यूट। और याद रखेंगे, सॉल्वेंट हमेशा वन रहता है, बाकी सभी आपके क्या रहते हैं, सॉल्यूट रहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप शिकंजी बना रहे हो, तो शिकंजी में पहले आप पानी लेते हो, पानी मैक्सिमम अमाउंट में होता है, तो पानी तो हो गया आपका सॉल्वेंट। अब उसमें आप क्या नींबू निचोड़ोगे, नींबू क्या हो गया, सॉल्यूट हो गया। ठीक है, शुगर डालोगे वो भी क्या हो गया, सॉल्यूट हो गया। नमक डालोगे वो भी क्या हो गया, सॉल्यूट हो गया। समझ में आ गया होगा, सॉल्वेंट वो होता है जिसमें मिलाते हैं और वो हमेशा हायर अमाउंट में होगा, और बाकी जितने भी आप सब्सटेंस उसमें मिला रहे हो वो सभी क्या होंगे, सॉल्यूट होंगे। क्लियर है यहाँ तक। यहाँ पर हम कंसंट्रेशन टर्म्स देखेंगे। कंसंट्रेशन टर्म्स में आप हमेशा याद रखें, उसे सॉल्यूट के अकॉर्डिंग देखेंगे, परसेंटेज वगैरह जो भी हम निकालेंगे। क्योंकि जो मैंने एग्जांपल दिया, जैसे हम शिकंजी बना रहे हैं तो उसमें मीठा ज़्यादा होता है तो हम शुगर के अकॉर्डिंग देखते हैं, चीनी ज़्यादा डालिए मीठा ज़्यादा, ये नहीं देखते, तो पानी के मतलब जो जनरली हम बोलते हैं, चीनी कम डालिए तो भाई मीठा कम होगा। ठीक है, तो इन्हीं चीज़ों को हम यहाँ पे समझेंगे। तो इसमें जो कंसंट्रेशन होती है वो तीन तरह से हम दिखा सकते हैं, जैसे आपको साइड में दिख रहा होगा, W/W या M/M भी बोल देते हैं, मास बाई मास। V/W मीन्स वॉल्यूम और मास, या W/V या V/V। ठीक है, पहले हम सबसे पहले देखते हैं, आपको फॉर्मूला साइड में दिख जाएगा, W/W परसेंटेज। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है M/M भी बोल देते हैं, मैं रिपीट कर रहा हूँ, वेट ऑफ सॉल्यूट या मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 100, क्योंकि परसेंटेज हम कितने में से निकालते हैं, 100 में से। ठीक है, बहुत सिंपल सा तरीका मैं आपको बताऊंगा कैसे कर सकते हैं। मान के चलिए इसके अंदर जो पानी है वो है 200 ग्राम, ध्यान रखना क्या बोला मैंने, 200 ग्राम। ठीक है, ये कितनी चीनी है, 10 ग्राम शुगर है इसमें। 10 ग्राम चीनी को मैंने 200 ग्राम पानी में क्या किया, डिसॉल्व किया। तो मैंने फॉर्मूला बताया था मास ऑफ सॉल्यूट, ये भाई पहले मिला लेता हूं मैं अच्छे से। चलो प्रैक्टिस के लिए बता दीजिए कैसा सॉल्यूशन बना।
होमोजेनियस, क्योंकि शुगर को वाटर में ऐड करते हैं होमोजेनियस, एक तरह सॉल्यूशन भी हो गए। अब देखो हमने क्या लिया था, 200 ग्राम वाटर लिया है और 10 ग्राम शुगर लिए। हमने फॉर्मूला क्या बताया, मास ऑफ सॉल्यूट, जैसा दिख रहा है आपको, अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 100। तो सॉल्यूट का मास कितना था, सॉल्यूट मैंने बताया जो कम अमाउंट में होता है, कम कौन था, शुगर, कितना था 10, 10 हो गया अपॉन में। अब देखो सॉल्यूशन कितना बना, 200 तो लिया हमने सॉल्वेंट, 10 लिया सॉल्यूट, तो सॉल्यूशन कितना हो गया 210, तो 10 बटे 210 मल्टीप्लाई 100। तो ये हो गया आपका मास बाई मास परसेंटेज, बहुत सिंपल था, समझ में आ गया होगा। अब एक है आपका मास बाई वॉल्यूम, ठीक है। मास बाई वॉल्यूम में आपका क्या होगा, ये पहला ही देख लेते हैं। अब जो हमने ये लिया था इसमें जो शुगर ऐड करी है, मान के चलो वो 10 ग्राम है और वाटर आपका क्या है यहाँ पे 200 ml है, तो हम अपॉन में क्या ले लेंगे, वॉल्यूम ले लेंगे। मीन्स अगर जो सॉल्यूट है वो ग्राम में हो और सॉल्वेंट किस में हो, लीटर में हो, तो आपका मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज निकलती है, ठीक है। वी बाई वी कैसे निकलेगी, इसे भी समझ लीजिए। ये हमने 150 ml क्या ले लिया, ये भी 150 ml क्या ले लिया, वाटर ले लिया। इसमें आपका ये कितना है, 40 ml हमने क्या डाल दिया, मिल्क डाल दिया। देखो आपको यूनिफॉर्मली दिख रहा है, तो क्या बन गया, ये होमोजीनियस मिक्सचर बन गया और एक तरह से सॉल्यूशन बन गए। तो अब देखो हमने कितना लिया था 150 और वो कितना लिया था 40, तो सीधी सी बात है वॉल्यूम बाई वॉल्यूम कर रहे हैं। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट कितना है, जो कम अमाउंट में, कम कौन है, मिल्क, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट 40, ठीक है। तो क्या हो गया 40 अपॉन में। अब देखो सॉल्वेंट कितना था 150 था, हमें क्या चाहिए, सॉल्यूशन का वॉल्यूम 150 और 40 190 हो गया, तो 40 अपॉन में 190 मल्टीप्लाई 100। तो एक तरह से सिंपल तरीका यही है आपका, ऊपर आपको जैसे डब्ल्यू बाई डब्ल्यू दे रखा तो वेट के अकॉर्डिंग निकालना है, वी दे रखा तो वॉल्यूम के अकॉर्डिंग निकालना, बाकी है सेम ही। परसेंटेज निकाल रहे हो इसलिए आप क्या करते हो, 100 से मल्टीप्लाई करके देखते हो। क्लियर यहाँ तक सभी का। आगे हम जो भी कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ेंगे, ध्यान रखना हो जितनी भी कंसंट्रेशन टर्म्स होंगी उन सभी में कुछ आपके टर्म्स यूज होंगी, उन्हें हम पहले क्लियर कर लेते हैं। जैसे ये क्या आपका मोलर मास, या इसे हम क्या कह देते हैं, मॉलिक्यूलर मास बोल देते हैं, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास निकालना बहुत सिंपल है। इससे पहले आप एक चीज़ सिंपल मुझे बताइए कि आप मार्केट जाते हो एक बैग लेके, जिसमें आपने एक बैग लिया है 1 kg आपके टमाटर हैं, 5 kg आपके आलू हो गए, ठीक है, 2 kg उसमें क्या हो गए, प्याज हो गई। अब मैं आपसे पूछूं कि जो आपने बैग कैरी किया है इसमें टोटल मास कितना होगा, ठीक है, टोटल वेट कितना होगा। तो आप क्या करेंगे, सीधा आप क्या कर देंगे, इन तीनों के मास को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, कितना निकल के आ गया 8 kg। सेम आपका मॉलिक्यूलर मास होता है, मीन्स मॉलिक्यूल के अंदर जितने एटम हैं उनके मास को हम क्या कर देते हैं, टोटल कर देते हैं। जैसा आपको यहाँ पे दिखाया H2O, H2O दिखाया है, इसका मतलब क्या, H प्लस ऑक्सीजन, भाई ये हुआ इसका मतलब। अब एक H का 1 है, दूसरे H का भी 1 है, ठीक है, ऑक्सीजन का कितना है 16, तो टोटल कितना निकल के आ गया 18 यूनिट। U4 यहाँ पे क्या है, यूनिफाइड होता है। तो मॉलिक्यूलर मास निकालना सभी को आ गया होगा, चाहे XYZ कुछ भी दे रखा है। जैसे आपको CO2 दे रखा है तो सीधी सी बात है कार्बन का कितना हो गया 12 हो गया, 2 ऑक्सीजन है, एक का 16 दूसरे का 16, तो ये हो गया आपका 44। एक चीज़ याद रखेंगे, एटॉमिक मास आपको ये याद करने की ज़रूरत नहीं, ये आपको क्या पेपर में मिलेंगे, क्लियर है। लेकिन मोस्टली ये होता है कि जो आपका एटॉमिक मास होता है एटॉमिक नंबर से क्या होता है, डबल होता है, मोस्टली कंडीशन में पाया जाता है, ठीक है। तो मोलर मास निकालना सभी को आ गया होगा। अब हम इसमें आगे देखेंगे कि मॉलिक्यूलर मास से अब हम नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ मोल्स बहुत ज़्यादा यूज़ होने हैं। देखो नंबर ऑफ मोल्स सबसे पहले याद रखें, नंबर ऑफ मोल्स को हम n से रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स को किसी से रिप्रेजेंट करते हैं, n से। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास, जिसे हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करेंगे, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। मीन्स जो भी मास हमें दे रखा है उसे हम क्या करेंगे, मोलर मास से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था, वाटर लिया था हमने 200 ग्राम,
ध्यान रखना इसमें मास को हम ग्राम में लेंगे, मिलीलीटर में दे रखा उसे कन्वर्ट कर लेंगे ग्राम में डेंसिटी की हेल्प से, ठीक है। 200 ग्राम दे रखा हमें, अब हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। क्या है ये H2O, देखो गिवन मास कितना हो गया 200, H2O का मोलर मास कितना निकाला 18, तो जो यहाँ पे कैलकुलेशन निकल के आएगी वही आपका क्या हो गया नंबर ऑफ मोल्स हो गया। तो भाई ये टर्म्स आपकी क्लियर हो जाएं आगे, तभी आपका क्या होगा क्लियर होगा। अब अगर हमें ऐसी मोलरिटी निकालनी हो तो बहुत सिंपल वे में मैं आपको डिफाइन कर देता हूँ। जो हम नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स किसके कैलकुलेट करेंगे, सॉल्यूट की। अगर उसे हम सॉल्यूशन के वॉल्यूम से क्या कर दे, डिवाइड कर दें, और वॉल्यूम ध्यान रखना लीटर में होना चाहिए, ठीक है। मान के चलो हमारे 4 मोल निकल के आए, नंबर ऑफ मोल्स निकालना आपको बता ही दिया है, 4 मोल निकल के आए। अब 4 को आपने मान के चलो 1 लीटर लिया है, तो सीधी सी बात है 4/1 कितना आ गया, 4 मोल आ गया। लेकिन अगर वो 500 ml दे रखा है तो पहले उसे मोल्स को कन्वर्ट कीजिए, सॉरी वॉल्यूम को कन्वर्ट कीजिए लीटर में, तो 500/1000 करेंगे, हाफ आ गया। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि सिंपल तरीका आप याद रखें, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर दें, उसे क्या करें, जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम है उससे क्या कर दें, डिवाइड कर दें। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं मोलरिटी। ध्यान रखना पहले क्या पढ़ा था हमने, पहले पढ़ा मोलरिटी, बस यहाँ पे आर है और इसमें क्या है यहाँ पे एल है, ठीक है। तो मोलरिटी अगर हम देखते हैं, ठीक है, तो ये क्या होती है आपकी मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ध्यान रखना ऐसे ही आपका मोलरिटी में था, क्या था, मोल्स ऑफ सॉल्यूट। यहाँ पे क्या लिया था आपने, वॉल्यूम लिया था, और मोलरिटी में आप क्या लेंगे, मास लेंगे, ठीक है, लेंगे मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। मीन्स जो भी आपको सॉल्वेंट दे रखा है उसे आप क्या लेंगे, किलोग्राम में यहाँ पे लेंगे, ठीक है। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, मोलरिटी क्या होती है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। मीन्स जो सॉल्वेंट है उसका किलोग्राम में, किलोग्राम का मतलब क्या हो गया, मास, ठीक है। ये आपकी क्या होगी, मोलरिटी होगी। फॉर एग्जांपल मैंने आपसे कहा 36 ग्राम H2O को हमने क्या किया है, डिज़ोल्व किया है। ध्यान रखना यहाँ पे ये है बेंजीन में, ठीक है। बेंजीन कितनी है आपकी, 450 ग्राम है। अब देखो ये यहाँ पे कम है तो ये क्या हो गया, सॉल्यूट हो गया। अब सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे 36, वाटर का मोलिकुलर मास 18, कितना आ गया, 2 आ गया। तो बहुत सिंपल है, यहाँ पे क्या होगा 2 होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 450। लेकिन यहाँ पे मास आपको किस में लेना, किलोग्राम में, यहाँ पे ग्राम में, तो इसके क्या बना दो, बस आप किलोग्राम बना दो। तो ये क्या निकल के आ गई, मोलरिटी निकल के आ गई। क्लियर है यहाँ तक सभी का, ठीक है। तो इसी तरह से आप क्या कर सकते हैं, मोलरिटी क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। रिपीट कर रहा हूँ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पहले जैसा है, पहले में आपने वॉल्यूम लिया था, अब यहाँ पे आप क्या लेंगे, यहाँ पे लेंगे मास ऑफ सॉल्वेंट। क्लियर है। अब इसके कुछ पॉइंट है वो हम देख लेते हैं। और तो जो यहाँ पे डिफाइन किया गया है आप यहाँ पे देखेंगे, इसी तरह से बताया कि इट इज़ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, कि सॉल्यूट के कितने मोल्स हैं, किसमें, 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। ध्यान रखना यहाँ पे सॉल्यूशन से मतलब नहीं है, हमें किस में देखना है, सॉल्वेंट में देखना है, ठीक है। आगे आपका इट्स यूनिट इज, अब देखो यूनिट देखो भाई, मोल्स की क्या होती है यूनिट, मोल हो गई, और मास की क्या होती है, पर किलोग्राम बोला है, तो सीधी सी बात है यूनिट क्या आ गई, मोल पर केजी। यहाँ पे क्या आ गई, इसकी ऐसा यूनिट निकल के आ गई। आगे देखते हैं आप, इसमें कह रहा है ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, क्योंकि जो मास होता है वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता। लास्ट वाला आपका जो मोलरिटी था उसमें क्या आ रहा था, वॉल्यूम आ रहा था, वॉल्यूम टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। ध्यान रखना जिस भी कंसंट्रेशन टर्म्स में वॉल्यूम आएगा वो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, और जिसमें अपॉन में वॉल्यूम नहीं आएगा वो आपका टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगा। क्लियर है। आगे अगर एग्जाम्पल आप समझना चाहते हैं तो एग्जाम्पल को देखिए, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि मोलरिटी ऑफ इथाइल एल्कोहल ऑफ 1 मोल, 1 मोलर, ठीक है। 1 मोलर अगर हम देखते हैं यहाँ पे तो मीन्स 1 kg,
ऑफ वाटर। एक तरह से सॉल्वेंट यहाँ पे वाटर है, कितना ले रखा है, या तो आप 1000 ग्राम बोल दो, 1 kg बोल दो। 1 मोल ऑफ इथाइल एल्कोहल कितना मिलाया गया है, 1 मोल। ठीक है, तो मैं रिपीट कर रहा हूँ, मोल्स ऑफ सॉल्यूट को आप किससे कर दो, जो भी सॉल्वेंट का मास दे रखा है, सीधा सा याद रखें, नंबर ऑफ मोल्स को किससे डिवाइड कर दो, सॉल्वेंट के मास से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, आपकी मोललिटी निकल के आ जाएगी। क्लियर है भैया। यहाँ पर हम देखते हैं मोल फ्रैक्शन, ध्यान रखना मोल फ्रैक्शन को हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, किसी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक्स से। अब जैसा ये आपको ये नाम दे रखा है, ऐसी इसकी डेफिनेशन है मोल फ्रैक्शन। मोल का मतलब आप नंबर ऑफ मोल निकालते आ रहे हो, और फ्रैक्शन का मतलब होता है रेशो। फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, रेशो। तो सीधा सा क्या हो गया, ये रेशो होती है। अब किस किस के बीच में होती है, ध्यान से समझना आप, मोल्स ऑफ द कंपोनेंट। कंपोनेंट क्या है, जिसका भी मोल फ्रैक्शन हमें कैलकुलेट करना है उसके मोल्स लेंगे हम, ठीक है, एंड मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन, और नीचे क्या लेंगे, सॉल्यूशन के मोल्स लेंगे। किसके मोल्स लेंगे, नीचे सॉल्यूशन के। तो रिपीट कर रहा हूँ, बहुत सिंपल तरीके से समझे आप, बस हमें रेशो लेना है, जिसका मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं उसके मोल्स बटे मीन्स डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, ये इसका नाम है। इसे और अच्छे से हम ऐसे समझ सकते हैं, इसमें देखेंगे भैया हम आगे, कि हमने मान लिया N1 के आपके नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट हो गए, ठीक है, और आगे भी हम इस चैप्टर में N1 का मतलब ये मानेंगे कि हम क्या है, सॉल्वेंट के मोल को क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। N2 से हम रिप्रेजेंट करेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, तो यहाँ पे सॉल्यूशन के अगर हम मोल्स देखें तो सीधा सा है, क्या हो जाएगा, N1 प्लस के N2 हो जाएगा। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि मोल फ्रैक्शन हमें जिसका निकालना है, जैसे पहले में हमें क्या निकालना, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। अब देखो, मोल्स ऑफ कंपोनेंट, कंपोनेंट कौन सा, सॉल्वेंट। सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल्स कितने चेक करिए, कितने हैं भाई, N1 अपॉन में मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में कितने मोल्स हैं, N1 प्लस के N2। देखो भाई यही फॉर्मूला आ रहा है, बहुत सिंपल है। ठीक है, आगे अगर आप चेक करते हैं, क्या निकाल रहे हो, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, तो इसका मतलब मोल्स ऑफ कंपोनेंट। कंपोनेंट कौन है, सॉल्यूट। सॉल्यूट में कितने मोल्स हैं, N2 अपॉन में मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में कितने, N1 प्लस के N2। देखो भाई यही आ रहा है। ठीक है, अब ऐसे ही मैं आपसे कहता हूँ, अगर हमें सॉल्यूशन के कैलकुलेट करने हैं तो भाई आप क्या बोलेंगे, सर कंपोनेंट यहाँ पे कौन है, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, N1 प्लस के N2 अपॉन में किसके लेने हैं, सॉल्यूशन के लेने हैं। तो भाई कितना आया, ये तो 1 आया, नहीं आया। इसलिए मोल फ्रैक्शन जो सॉल्यूशन का होगा, ध्यान रखना मैं सॉल्यूशन का बोल रहा हूँ, वो हमेशा कितना रहेगा, 1 रहेगा। तो कई बार आप न्यूमेरिकल करते हुए वैल्यू आपको चेक करने के काम आ जाती है। आप सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन चेक कर लीजिए, सॉल्यूट का कर लीजिए, दोनों को ऐड करके अगर 1 आ रहा है इसका मतलब क्वेश्चन आपने सही किया है। अगर 1 नहीं आ रहा, कहीं ना कहीं आपने क्या किया, क्वेश्चन को गलत किया है। और याद रखें, मोल फ्रैक्शन आगे सारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में क्या होगा, यूज़ होगा। तो क्लियर हो गया होगा आपका। अगर फिर भी कुछ समझ में नहीं आया है, वीडियो को रिपीट करके आप क्या है देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे हम बहुत सिंपल सा क्वेश्चन देखते हैं। एक 73 ग्राम HCl डिजोल्व इन 450 ग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन लिया है। अगर आप इन चीज़ों की पहचान कर लेते हो, फिर आपका न्यूमेरिकल आगे भी आप कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, सबसे पहले मुझे आप ये चेक करके बताएंगे यहाँ पर सॉल्यूट क्या है। ठीक है, तो आपको बता रखा है सॉल्यूट क्या होता है, जो कम अमाउंट में होता है वो क्या होता है, सॉल्यूट होता है। ठीक है, अब कम अमाउंट में कौन सा, भाई आपको दिख रहा है क्या है, 73 ग्राम, और ये है क्या, HCl। इतना समझ में आ गया। सॉल्वेंट कौन होता है, जो ज़्यादा अमाउंट में होता है। ठीक है, कितना अमाउंट है, 450 ग्राम, और है कौन सॉल्वेंट, H2O। ठीक है, मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए हमें क्या है, दोनों कंपोनेंट के मोल्स की ज़रूरत पड़ेगी। अब एक चीज़ आप याद रखेंगे, सॉल्यूट की मोल फ्रैक्शन को और सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन को, देखो सॉल्वेंट के निकाल रहे हैं हम, उसे रिप्रेजेंट करेंगे N1 से। 1 जो भी टर्म्स हम यूज़ करेंगे वो सॉल्वेंट के लिए करेंगे, जैसे X1।
x1 का मतलब हो गया मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, x2 कह रहा हूँ तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ऐसे ही n1 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, n2 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो 2 सॉल्यूट के लिए है, 1 सॉल्वेंट के लिए, ठीक है। तो n1 का मतलब क्या हो गया, सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो गिवन मास कितना हो गया 450। H2O का अगर आप मोलर मास निकालेंगे, थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था हमने, हाइड्रोजन का 2 हो गया, 2 हाइड्रोजन का, 1 ऑक्सीजन का 16, टोटल आपका कितना आ गया 18 आ गया, ठीक है। ऐसे ही अगर हम क्या करते हैं N2 कैलकुलेट करते हैं। अब N का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स, 2 का मतलब सॉल्यूट, तो N2 का मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। इसमें भी क्या हो जाएगा, गिवन मास, गिवन कितना है 73 अपॉन में मोलर मास। HCl का अगर आप मोलर मास निकालेंगे 36.5, ठीक है। ये इस पे कितने पे कैंसिल आउट हो गया, 2 पे हो गया, ठीक है। इसे अगर हम काटते हैं, ये 6 150 और ये आपका चला जाएगा 2 5, तो कितना निकल के आ गए 25, ठीक है। तो सॉल्यूट में नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 2 और सॉल्वेंट में कितने 25। तो आप मुझे ये बताइए सॉल्यूशन में कितने हो जाएंगे, n टोटल लिख लीजिए, n ऐसे लिख दीजिए, टोटल हो गए 25 अपॉन में 2। क्लियर है भाई यहाँ तक, ठीक है। अब आप आगे देखेंगे कि आपको निकालना पहले मोल फ्रैक्शन, x1 दिल लिखा आपने, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार देखें आप, आपको किसके निकालने हैं, x1 लिखा आपने, तो मैंने बताया था x का मतलब क्या है, मोल फ्रैक्शन, 1 का मतलब सॉल्वेंट, तो आप किसके मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हो, सॉल्वेंट के। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट, कंपोनेंट कौन है, सॉल्वेंट, कितने 25 अपॉन में टोटल कितने हैं, टोटल देखेंगे कितने पे 27, तो ये सॉल्वेंट के निकल के आएगा। मैं आपसे पूछता हूँ x2 किसके निकालने हैं, x2, तो देखो x रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ मोल्स को, 2 किसको करता है, सॉल्यूट को, तो सॉल्यूट के मोल्स कितने हैं 2, टोटल कितने हैं 27, तो ये मोल फ्रैक्शन किसका हो गया, सॉल्यूट का हो गया, ठीक है। अगर हम x लिख देते हैं, मीन्स सॉल्यूशन के लिए निकाल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, देखो टोटल भी 27 है और सॉल्यूशन की भी 27, कितना आ गया 1 आ गया। और अगर आप इन दोनों को भी ऐड करोगे, देखो LCM 27 आ गया, 1 पे जाएगा 25, ये भी 1 पे जाएगा 2, तो ये भी आपका कितना आ रहा है 1। तो मोल फ्रैक्शन सॉल्यूशन का हमेशा कितना रहता है, 1 रहता है। तो बहुत सिंपल सा है, आपको क्या निकालना, बस रेशो निकालना, जिसका मोल फ्रैक्शन पूछ रहा उसके मोल्स और सॉल्यूशन के मोल्स में क्या निकालना, आपको रेशियो निकाल। तो यहाँ पे हम देखते हैं नॉर्मलिटी, ठीक है। नॉर्मलिटी को कैसे डिफाइन करेंगे हम, देखिए द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट दैट इज प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। देखो समझिए, जैसे आपका मोलरिटी था, ध्यान से समझना चीज़ को, मोलरिटी क्या था यहाँ पे, बस आपका इसकी जगह क्या था, आपका मोल लिखा हुआ था। तो ये ही इसमें अंतर है कि मोलरिटी में क्या था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, लेकिन यहाँ पे क्या आपका नॉर्मलिटी में नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, क्या चीज़ है यहाँ पे, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट टू सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। मीन्स अगर आपके पास 1 लीटर सॉल्यूशन है तो उसमें कितने नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट होंगे, ठीक है। आगे देखते हैं इसमें, अगर हम इसकी यूनिट निकालते हैं, इसकी यूनिट होती है ग्राम, ठीक है, और वॉल्यूम दे रखा नीचे, उसकी हो जाएगी लीटर, तो यूनिट आ जाएगी इसकी ग्राम पर लीटर, ठीक है जी। अभी कह रहा वी डिनोटेड, इसे हम डिनोट किससे करते हैं, कैपिटल एन से, किसी से डिनोट करते हैं इसे, कैपिटल एन से। अब अगर इसके हम फॉर्मूले की बात करते हैं, देखिए नॉर्मलिटी निकालने का जो फॉर्मूला होता है, ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये आपके लिए कोई नई चीज़ नहीं है, वॉल्यूम आपने कई बार ये फॉर्मूले में आ चुका है, तो वॉल्यूम आपका क्लियर है। अब क्वेश्चन ये आता है, हमने नंबर ऑफ मोल्स निकालने तो सीखे थे, ठीक है, लेकिन ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालेंगे, तो इसका तरीका क्या है, जैसे हम नंबर ऑफ मोल्स के निकालते थे, गिवन मास
डिवाइडेड बाय मोलर मास, ऐसे निकालते थे। अब एक चीज़ याद रखना, गिवन मास ऊपर वाला सेम है, नीचे आपको क्या ले लेना, इक्विवेलेंट वेट ले लेना। क्या ले लेना नीचे, इक्विवेलेंट वेट ले लेना। पहले मोल्स में क्या लेते हैं हम, यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास लेते हैं या मॉलिक्यूलर वेट लेते हैं, यहाँ पे क्या लेंगे, इक्विवेलेंट वेट लेंगे। क्लियर है। अब इक्विवेलेंट वेट कैसे निकलता है, जो मोलर मास होता है उसे हम n से क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो मेन फैक्टर इसमें जो निकल के आया आपका, ये निकल के आया, अगर हमें n पता है, ठीक है, अगर हमें n पता है तो हम मॉलिक्यूलर मास को क्या कर दें, n से डिवाइड कर दें, वो आप यहाँ पुट कर देंगे। तो इसका मतलब है सीधा फिर किससे रिलेट हो जाएगा, मोलरिटी की तरह क्या हो जाएगा, रिलेट हो जाएगा। अब क्वेश्चन आता है ये n फैक्टर क्या, ध्यान रखना यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स नहीं है, ये n फैक्टर है क्या। देखिए बहुत सिंपल तरीके से देखिए, HCl, अब ये एक एसिड है, तो जितनी ये H प्लस रिलीज़ करेगा उतना ही इसका n फैक्टर होगा। तो HCl आपको पता, एक H पॉजिटिव रिलीज़ करेगा तो n फैक्टर क्या हो गया, 1 हो गया। H2SO4 है, कितने H प्लस रिलीज़ करेगा, 2, तो इसका n फैक्टर कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक है, ऐसे हम और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि आपका मैंने बोला H3PO4, तो इसका n फैक्टर कितना हो जाएगा, इसका n फैक्टर हो जाएगा 3। क्लियर है। अगर हम कोई बेस लेते हैं, जैसे हो गया आपका CaOH का होल ट्वाइस, तो बेस के केस में हमें ये देखना है कि वो कितने OH रिलीज़ करेगा, तो कितने OH रिलीज़ करेंगे, 2, तो n फैक्टर आपका क्या हो गया, 2 हो गया। तो रिपीट कर रहा हूँ, जब कोई एसिड है तो उसमें हम ये चेक करेंगे वो कितने H प्लस आयंस रिलीज़ करेगा, या एक तरह सिंपल बोले उसमें कितने हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं। अगर कोई बेस है तो वहाँ पे n फैक्टर हो जाता है आपका कितने OH आयंस प्रेजेंट है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये बनता है कि ना कोई एसिड हो और ना कोई बेस हो, कोई क्या हो भाई, आपका आयनिक कंपाउंड हो, जैसे आपका हो गया NaCl, जैसे आपका क्या हो गया NaCl। तो इसमें हम देखेंगे कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहे हैं। आपको पता है Na पॉजिटिव बनता है, Cl नेगेटिव, तो A की तो चार्ज आ रहा है, तो इसका 1 हो गया n फैक्टर। ठीक है, CaCl2, इसमें कितना आ जाएगा, Ca2 पॉजिटिव बनाता है, इसलिए यहाँ पे n फैक्टर क्या आ गया, 2। तो कहने का मतलब है एसिड में हम ये देखेंगे कितने H प्लस प्रेजेंट है, बेस में हम देखेंगे कितने OH नेगेटिव प्रेजेंट हैं, और सॉल्ट में हम देखेंगे कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहे हैं, वही आपका क्या हो जाएगा, n फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, अब इसे हम एक बारी मैं आपको फिर से क्लियर कर देता हूँ। n की वैल्यू हमें निकालनी आ गई, मोलर मास हमें निकालना आता है, तो मोलर मास को हम क्या कर देंगे, n से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। अब जो वैल्यू यहाँ से निकल के आएगी उसे वेट के अपॉन में या मास के अपॉन में कर देंगे। तो ये कुछ आपका किससे मिलता है, मोलरिटी से मिलता है। बस इसमें क्या हो जाता है कि जो हम यहाँ पे मास कैलकुलेट कर रहे थे, नंबर ऑफ मोल्स निकाल रहे थे मास की हेल्प से, उसमें क्या एक n फैक्टर आ जाता है, जो आपको अभी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। अब लास्ट में हम यहाँ पे कुछ फॉर्मूले देखेंगे, ठीक है, जो यहाँ पे आपके यूज़ होने वाले हैं। ठीक है जी, तो इसमें हम देखते हैं पहले, जैसे आपको नॉर्मलिटी कैलकुलेट करनी है या मोलरिटी चेक करनी है और आपको नॉर्मलिटी दे रखी है, कहने का मतलब इन दोनों में से कोई सी भी एक चीज़ आपको मिल सकती है। ठीक है, तो n फैक्टर से आप क्या है, इन्हें आपस में एक दूसरे से रिलेट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहता हूँ कोई सॉल्यूशन है जो आपका क्या है, 2 मोलर है, ध्यान रखना मोलर दिया हुआ है, इसका मतलब क्या, आपको मोलरिटी दे रखी है। अगर हमें बोलता 2 मोलर L आ जाता है, इसका मतलब फिर आपको क्या दे रखी है, मोलरिटी दे रखी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 2 मोलर आपको सॉल्यूशन दे रखा है, किसका, HCl का। आपको नॉर्मलिटी निकालनी, बहुत सिंपल है, आप यहाँ पे n फैक्टर कैलकुलेट करिए, बस n फैक्टर कितना आ गया, 1। तो सीधी सी बात है, नॉर्मलिटी भी कितनी आ जाएगी, 2 ही आ जाएगी, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 ही आएगा। अगर आपको दे दिया 2 ही मोलर है, लेकिन है किसका वो, H2SO4 का, ठीक है, तो इसमें कितना आएगा, 2 आएगा। कहने का मतलब आपको थोड़ी देर पहले बताया था, नॉर्मलिटी में आप क्या कर लेंगे, जो आपको कंपाउंड दे रखा उसका n फैक्टर निकाल लें, उस n फैक्टर को आप किससे मल्टीप्लाई कर दें, मोलरिटी से मल्टीप्लाई कर दें, आपकी क्या निकल के आ जाएगी, नॉर्मलिटी निकल के आ जाएगी।
क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। इसके बाद हम इसे इक्वेशन को देखते हैं, नॉर्मलिटी की इक्वेशन। नॉर्मलिटी की इक्वेशन क्या आपका, अगर आपके पास दो सॉल्यूशन हैं, सीधी सी अगर हम बात करें, अगर आपके पास दो सॉल्यूशन है तो ध्यान रखना नॉर्मलिटी और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट होगा, ठीक है, वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अब कांस्टेंट से क्या मतलब होगा कि n1 मल्टीप्लाई v1, जितनी इनकी मल्टीप्लिकेशन आएगी, जितनी इनकी गुना आएगी, उतनी किसकी आएगी, n2 मल्टीप्लाई v2 की आएगी। ठीक है। ऐसे ही आपका मोलरिटी वाला होता है, मीन्स जिसमें भी वॉल्यूम आ रहा है वहाँ पे आप की इक्वेशन बन जाती है कि मोलरिटी मल्टीप्लाई वॉल्यूम इज इक्वल टू होगा जो दूसरे सॉल्यूशन की मोलरिटी होगी और उसका जो वॉल्यूम होगा। ठीक है। तो ये दो इक्वेशन आपके न्यूमेरिकल में कई बार यूज़ हो जाती है, तो ऐसे सीधा याद रखेंगे n1 मल्टीप्लाई v1 इज इक्वल टू n2 मल्टीप्लाई v2। ऐसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2। और ये टर्म्स ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, मैं फिर भी आपसे रिपीट कर रहा हूँ। कैपिटल M अगर लिखा हुआ है इसका मतलब क्या, मोलरिटी है। कैपिटल M का मतलब क्या है, रिटी, मीन्स मोलरिटी। ठीक है। जिसका फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। आपको बताया था n किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ मोल्स को, 2 का मतलब सॉल्यूट, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है। स्मॉल m का मतलब होता है मोलरिटी। क्या होता है, मोलरिटी, L वाली। तो N2 तो आप समझ ही रहे हो कि क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। W1 क्या आपका, देखो W आपका वेट, 1 मतलब सॉल्वेंट, तो ये क्या हो गया, वेट ऑफ सॉल्वेंट या मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। क्लियर है। मोल फ्रैक्शन क्या हो गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। तो ये फॉर्मूले आपको याद रखने, इनके बेस पर आपके न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, और जो टॉपिक आपको सबसे अच्छी समझ में आए उसे ज़रूर कमेंट में लिखें एक बारी। और वीडियो को जितना हो सके मैक्सिमम शेयर करें, स्टेटस पे लगाए ताकि और बच्चों के पास भी पहुँचे, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।